नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपकी मुलाकात आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह सुदेश भोसले जी से करवाने जा रहा हूँ। स्वागत है सुदेश जी आपको हमारे इस कार्यक्रम में। सुदेश जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, आपकी नानी जी की बात करें, आपकी मम्मी की बात करें तो सभी लोग शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। सुदेश भोसले जी वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनकर निकले और अलग अलग रोल में अपने आपको तो किस तरह से फिट महसूस करते हैं? ये सब मुझे कुछ नहीं पता कैसे बना। मैं उम्र की 22 साल तक अपने पिताजी के साथ फिल्म के पोस्टर्स पेंट करता था जी। पहले मैं पेंटर हूँ। अच्छा। बचपन से क्लासिकल कान पे पड़ा हुआ था, मम्मी का, नानी का गाना, और पिताजी बहुत बड़े चित्रकार थे, नार भोसले। तो मैं स्टेज पे गाऊंगा या गाना मेरा करियर बनेगा ये कभी मालूम नहीं था। मैं फुल टाइम आर्टिस्ट था और मुझे भी वो पेंटिंग करना अच्छा लगता था, मतलब अलग अलग फिल्म के पोस्टर्स का। और धीरे धीरे जैसे 17-18 की उम्र में वो विविध भारती वगैरह सुन के वो हिंदी गाने अच्छे लगने लगे, रफ़ी साहब, किशोर दा। और हमारे घर में हिंदी गाने सुनना बहुत मतलब बैन था। पिताजी को बिल्कुल नहीं, हम लोग गोवा के हैं तो प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत यही चलता था। पिताजी के सामने हमारे हिंदी बॉलीवुड के गाने सुनने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वो अपने आप अच्छे लगते थे रफ़ी साहब के गाने, मुकेश जी, किशोर दा, हेमंत दा, के.एल. सहगल साहब। और धीरे धीरे पता नहीं कैसे अचानक उनकी आवाज़ों में मैं गाने लगा। और धीरे धीरे किसी के बर्थडे में, फिर कोई सत्यनारायण की पूजा हो कॉलेज में, तो ऐसे ही मजाक में दोस्तों के साथ करने लगा। फिर अचानक एक दिन अमिताभ बच्चन की आवाज़ पता नहीं कहाँ से, मतलब ऊपर वाले का करम नहीं बोल सकते, अचानक मैं उनकी नकल करने लगा। और उस वक्त ऐसा था कि जितने कॉमेडियंस थे, मिमिक्री आर्टिस्ट थे, वो दिलीप साहब, अशोक कुमार जी, ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, इनकी आवाज़ की। तो अमिताभ बच्चन लोगों ने पहली बार स्टेज पे चुना। मतलब अमित जी एकदम फुल टॉप पे थे और कोई उनकी आवाज़ कि पहले जो हमारे बचपन में हमने कभी सोचा नहीं था कि एक आदमी दूसरे की आवाज़ हुबहू निकाल सकता। फिर अमित जी के बाद फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, दादा मोदी, उस वक्त के जो फेमस एक्टर्स थे, राजकुमार, और फिर संजीव कुमार जी की प्रैक्टिस की मैंने। और कुछ रेयर आवाज़ें अपने आप आने लगी, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना, अनुपम खेर जी, असरानी, अजीत साहब। तो ये एक्चुअली दोस्तों के साथ मजाक हुआ करता था मैं। और स्टेज पे धीरे से पार्टी मतलब घर की अपनी जो उस वक्त की बर्थडे पार्टी उसमें करने लगा, तो लोग पसंद करने लगे। फिर एक दिन एक नेशनल कॉलेज है मुंबई में बहुत फेमस, उस दिन एक दिन अमिताभ बच्चन किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई। तो मुझे लगा हाँ यार बात तो है। फिर मैंने धीरे धीरे फिर लोग बुलाने लगे, छोटे शोज़ में, बड़े शोज़ में। और फिर अब मैंने जाके गिना कुछ 21 प्लेबैक सिंगर्स की आवाज़ें और 28 से 30 एक्टर्स की आवाज़ें कर सकता हूँ मैं। और लोगों को पसंद आने लगा। और फिर धीरे धीरे पिताजी को, मम्मी को लोगों ने बताया कि आप जाके देखो तो सही आपका बेटा क्या करता है। तो उस दिन एक दिन उन्होंने हॉल में देखा तो लोग, जब मैं कर रहा हूँ तो बहुत तालियां बजा रहे हैं, मतलब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। स्टेज का माहौल, तालियां, फिर पैसे मिलने लगे। तो धीरे 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 पता नहीं कैसे खींचता चला आया मैं। और उस वक्त भी मेरे मतलब 150-200 गाने बाय हार्ट थे। तो एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं कैसे मैं इस क्षेत्र में, वैसे जो भी आप अगर टीवी पे देखते होंगे स्टेज पे जो मैं उछल कूद करता हूँ या कॉमेडी करता हूँ, एक्चुअली मेरा स्वभाव है नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो वो स्टेज पे जाते ही अचानक सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती। और अब क्या हुआ कि उसकी वजह से मैं मेलोडी मेकर्स, एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा है वो पुणे का, उनके साथ जुड़ गया मैं। और वहाँ पता चला कि किशोर कुमार जी जब भी लाइव शोज़ करते, मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा लेते, तो उनके साथ 82 से 87 तक उनके साथ काम किया स्टेज पे। फिर आशा जी ने 86 में मुझे देखा तो वो ले गई पंचम दा के यहाँ, लता जी, अमिताभ बच्चन साहब। तो
बहुत मतलब जितने अपने दिग्गज उन्होंने मुझे पसंद किया, उनको मतलब कहते ना बहुत तारीफ़ करते थे मेरी मिमिक्री की। और क्यों ज़्यादा, क्योंकि मिमिक्री अलग चीज़ होती है और गाना अलग चीज़ होता है। आप कॉमेडी में गा सकते हो, लेकिन जब आप सीरियसली, मैं जब SD बर्मन करता हूँ तो मैं उस पर कॉमेडी नहीं करता, सहगल साहब करो तो कॉमेडी नहीं करता। तो एक्चुअली मेरे पास, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ ये कैसे मेरे से हो रहा है, लेकिन लोगों ने अभी पसंद कर के ऑलमोस्ट 45 साल हुए, तो लोग इसी के लिए मुझे बुलाते हैं कि मैं अलग अलग आवाज़ों में उनको एंटरटेन करूँ। मेलोडी मेकर्स की बात कही आपने, ऑर्केस्ट्रा का एक दौर था, वो दौर आज ख़त्म हो चुका है, उसका स्थान अलग अलग तरीके से भरा गया है जी। तो उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर मैं मानूँ तो ओरिजिनल पहचान या शुरुआती दौर में ऑर्केस्ट्रा ने आपको सपोर्ट किया? मैं कहूँगा 70s 80s या 60s में ना ऑर्केस्ट्रा का एक गोल्डन पीरियड था जी। बीच में थोड़ा कम हुआ जब ये अलग अलग चैनल्स आए। पहले सिर्फ दूरदर्शन था और ऑर्केस्ट्रा सबसे ज़्यादा वो ये था, एंटरटेनमेंट का जरिया था। लेकिन अब आपको बताऊं, ये पुराने गानों के कॉन्सेप्ट शो बहुत चलते हैं और सारे शो हाउसफुल होते हैं। मतलब लता जी, किशोरदा, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, देवानंद, आशा जी, किशोरदा और तलत साहब, 3-3 घंटे के तलत साहब के शोज फुल जाते हैं। वो दौर फिर आया है। एक जो नए गाने हैं उनका एक अलग एज ग्रुप है, लेकिन 35 के अबाव जो लोग हैं वो आज भी वही गाने सुनते हैं और वो दौर फिर लौट आया है। और दूसरी बात, आपने पिछले 10 सालों से देखा होगा हिट कौन से गाने हो रहे हैं? पुराने गाने जो रिमिक्स हो रहे हैं। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, संगीत के लिए अभी बहुत बड़ा स्कोप है। ज़रूरी नहीं कि आप प्लेबैक सिंगर ही बनो, आप अपना सिंगल भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल तो आप मशहूर हो सकते हैं। आपने कहा पुराने गानों का दौर, रिमिक्स का दौर फिर पुराने टाइम पर लौट रहा है वापस, तो क्या उम्मीदें हैं, लगती है इन सब कलाकारों से लेकर, गायकों से लेकर, या उनके लिए एक प्लेटफॉर्म फिर अच्छा मिलने वाला है? नहीं, पहले तो आपने देखा होगा कि 5-6 सिंगर्स ही थे। आपने अब देखा होगा कि हर नई फिल्म में नया हीरो, नया हीरोइन, नई हीरोइन, नया लड़का, नई लड़की गा रहे। तो इनफैक्ट अभी मार्केट अच्छा है। हम लोगों के लिए कंपटीशन था, अभी भी है, लेकिन उतना नहीं। आप खुद का गाना बना के यूट्यूब पे डाल दो, पब्लिक डायरेक्ट आपको आपका रिजल्ट देती है और स्कोप बहुत अच्छा है। अगर आप में टैलेंट है और मेहनत करने की अगर तैयारी है, पेशेंस अगर है, तो ये इस फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में बहुत स्कोप है। शुरुआती दौर की बात करें तो मुझे लगता है एक न्यूनतम शुल्क पर आपने कार्यक्रम देने की शुरुआत की होगी और आज का दौर एक लंबा अंतराल आपने बिताया है। तो इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? और आज का जो गायक जब एंट्री करता है तो वो उस न्यूनतम शुल्क की तरफ नहीं जाता, उसके पास सारे अपॉर्चुनिटी होती है, सारे अवसर भी होते हैं। देखो, अगर मैंने जो सुना है, जहाँ तक अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्म जी, शशि जी, सुपर डुपर हिट, मतलब ऐसे एक्टर्स दोबारा हो रहे हैं। उनको मैंने तो सुना है 4-5 लाख रुपए एक फिल्म के मिलते थे और आज शुरुआत ही करोड़ों से होती है। पहली फिल्म में भी करोड़ों से। तो ये सभी चीज़ों में बदलाव आया है। पहले फियाट कार लेके घूमते थे, मतलब 50,000 की गाड़ी आती थी या 10,000 की आती, वही गाड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ की हो गई। तो जिस तरह से खाने पीने, मम्मी के हाथ का दाल चावल रोटी सब्ज़ी अच्छी लगती है और बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा पता है कि वो ख़राब है, फिर भी हम खाते हैं। तो लेकिन अभी सब कुछ बदल गया, स्केल बदल गया उसका। जो जैसे ना पहले कैसे 20-25 थिएटरों में रिलीज़ होती थी, अब वर्ल्ड वाइड 1000 स्क्रीन, 2000 स्क्रीन। तो ये जो बिज़नेस है, ये जो प्रोफेशन है, उसका स्केल बढ़ गया। मतलब ये मराठी फिल्म रीजनल नहीं रही, मराठी फिल्म पूरे वर्ल्ड वाइड रहती है। भोजपुरी फिल्म पूरे वर्ल्ड में, भोजपुरी फिल्म का तो मार्केट सबसे ज़्यादा है। साउथ इंडियन फिल्म आप देखते हैं तो सब कुछ बड़े स्केल पे। आप बात वही आती है, आप डायरेक्टर हो, सिंगर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, एक्टर, कोई भी हो, अगर आपको अपना धीरज है और मेहनत पे आप भरोसा करते हो तो कभी ना कभी
प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आपके घर पे कोई हो फिल्म से। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ये जो बोला जाता है ना कि सिर्फ उनको ही मौका होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वरना मनोज वाजपेयी, त्रिपाठी जी, कई लोग हैं। और वरना जितने सुपरस्टार उनके सबके बच्चे सुपरस्टार बनते। फाइनली पब्लिक, आपका टैलेंट और ऊपर वाला। क्या लगता है जिस तरह से बदलाव का दौर है, आपने कहा पुराना संगीत वापस लौट रहा है, और आज का संगीत लेकिन फटाफट संगीत हो गया है। इस संगीत को आज भी लंबे समय तक जिया नहीं जा सकता, लेकिन पुराने गीतों को आज भी अजर अमर गीत है। तो ये जो बदलाव आया है या युवा पीढ़ी का झुकाव इस तरफ आया है, लेकिन वापस फिर पुराने उसकी तरफ जाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखो, बदलाव तो होना ही है ना, कि 1940 में जो गाने होते थे वो आज नहीं चलेंगे। दूसरी बात, जो यंग टैलेंट है ना अपना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है। हम लोग इस उम्र में तो एक लाइन बोलने, किसी की आँख में आँख डालने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। आपके बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, जो तैयारी है, आप देखेंगे रियलिटी शोज में क्या तैयारी से बच्चे गाते हैं। ऐसा लगता है कि पुनः किसी खान साहब ने या किसी पंडित ने जन्म लिया। तो संगीत बुरा नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट बुरा होता है कभी कभी, या कि जो लिरिक्स का स्तर है वो थोड़ा गिर गया है। और देखिए, हिंदुस्तानी संगीत इतना मजबूत है ना, उसके बारे में कोई मतलब घबराने की बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ चेंज को एक्सेप्ट कर लें और बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा यंग, उनको भी बिल्कुल फटकारना नहीं चाहिए कि तुम लोग क्या हो हमारे समय, ये गलत बात है। वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है उनको क्या चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे, माँ बाप ने जो बोल दिया वो सही है। उनके पास एक होता, वो रीज़न पूछते हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं, उनको इनकरेज करना हमारा फर्ज है। सुदेश भोसले जी अगर गायक नहीं होते तो क्या होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते हैं? पेंटर। मैं पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स में मतलब आज भी मुझे करता हूँ। मेरी बेटी पेंटर बन गई, श्रुति, वो आर्टिस्ट है। मेरा बेटा सिंगर कंपोज़र है, सिद्धांत। मेरी पत्नी हेमा, वो पियानिस्ट है। मेलोडी मेकर्स में जहाँ मैं शुरुआत हुई, वो मेरे ससुर है अशोक कुमार साहब, उनकी बेटी, तो उन्होंने भी किशोर दा के साथ बजाया। तो पूरी जो फैमिली हमारी आर्टिस्ट फैमिली है। पूरी आर्टिस्ट फैमिली है। आप जब गाते हो तो उसकी मिमिक्री करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, देखो, अब मेरे लिए इजी है, शायद आपके लिए मुश्किल होगा। आप जो काम इजीली करते हैं शायद मेरे लिए मुश्किल है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। क्योंकि मैं धुन में गाना भी है, तो मैं राजकुमार जी की भी आवाज़ में गाया मैंने, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर। तो मैंने अनुपम खेर जी की आवाज़ में भी गाया। तो अगर आपके इसमें सुर हो तो जिस आवाज़ को आप नकल कर सकते हो तो उसमें गा भी सकते हैं। वो आप सोच नहीं सकते राजकुमार जी कभी गाना गाए, लेकिन मैंने गाया। और तिरंगा में पीले पीले वो मोरी जानी। तो अब 45 इयर्स हो गए, तो अब इजी हो गया, पर रियाज बहुत है और आज भी करता हूँ 24 घंटे। अमित जी, पुरानी आवाज़ें, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, हेमंत दा, सैगल साहब, एस डी, सुनते रहता हूँ 24 घंटे। मुझे इसी जानकारी है कि कुछ कलाकारों का आपने एक मेडले कुछ बनाया हुआ है ऐसा, तो उसका कुछ हिस्सा सुना पाएँ? नहीं, एक्चुअली कैसा है, मैं स्टेज के लिए वो करता हूँ। मतलब जी। एक गाना अगर सैगल साहब गाएं तो कैसे गाएंगे, मतलब वो कॉमेडी का पार्ट है। और उसी तरह एक्टर्स का, जैसे जुम्मा जुम्मा अरे ओ जुम्मा, वो अशुभ अरे ओ जुम्मा बेटी जरा, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, अरे ओ जुम्मा जानी, हम जुम्मे मांगते नहीं बांटते हैं। तो ऐसे एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है वो। अमिताभ बच्चन साहब को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, जिया है उनको, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बतौर आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन कितने प्रोफेशनल, कितने इमोशनल और कितने एक अलग किस्म के हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, शशि कपूर साहब, धर्म जी, और सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन के बारे में। काम के प्रति 100%
ईमानदार या डेडिकेटेड आर्टिस्ट अमित जी है। 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन आ रहा है, उसको किस रूप में किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं? नहीं, देखो, अमिताभ बच्चन ने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बनाई हैं। मतलब कई लोगों के घर चलते हैं अमित जी की वजह से, और कई लोगों को इंस्पायर किया। तो ऐसे, और हमारे देश की शान है, तो उनकी अच्छी सेहत के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और कभी कभी जाके घर पे उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो और हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि हमने उनको देखा, हम उनसे मिले, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।